प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं दीपक सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, आपके सामने आपके लिए इंग्लिश फर्स्ट पेपर क्लास 10th चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड, जो कि हमारा इस फर्स्ट पेपर प्रोज का तीसरा वीडियो होगा, इसे लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले वाले वीडियो में यानी पहले लेसन में 2 पार्ट में हमने वीडियो बना के आपको दिया है और उसमें आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने होमवर्क भी किया होगा और आपको वो वीडियो पसंद भी आया होगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कहीं से कोई और दिक्कतें आ रही हों तो आप निश्चित रूप से संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आइए ए लेटर टू गॉड इस चैप्टर को देखते हैं। इसके लेखक हैं G.L. फ्यून्स। G.L. फ्यून्स, वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर, हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट. He is a general writer who has written on simple themes. A Letter to God is his simple story which is full of humor. G.L. फ्यून्स एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखक हैं जिन्होंने यंग और ओल्ड हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ लिखा है। ये बड़े ही साधारण शॉर्ट स्टोरी लेखक थे और इनके लेख में ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमर मतलब होता है सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसमें कुछ हकीकत होती है और थोड़ी सी कवि की अपनी राइटर की अपनी इमेजिनेशन होती है, अपनी सोच होती है, इसे भरता है। ही इज ए जनरल राइटर, ये एक सामान्य लेखक थे। हु हैज़ रिटन ऑन अ सिंपल थीम, जो बहुत ही साधारण थीम पर लिखते हैं। अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। इज इज सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, एक साधारण कहानी है जो ह्यूमर से भरी हुई है, अफवाहों से भरी हुई है। ए लेटर टू गॉड, ये बड़ा ही रोचक टॉपिक है। ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर से संपर्क साधना, ईश्वर को पत्र देना या ईश्वर को टेलीफोन करना, ये अपने आप में एक विचित्र बात है। आज के समय में यदि आपसे कोई कहे कि मैंने ईश्वर को कॉल किया था, ईश्वर को फ़ोन किया था, मैंने उससे बात किया है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन इसमें ये पुरानी कहानी है जिस समय लेटर चला करते थे। एक किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो होता है। वो ईश्वर को पत्र लिखता है जिसमें वो अपनी समस्याओं को लिखता है और उन समस्याओं के निदान के लिए ईश्वर से कुछ मदद मांगता है। ये उसके आत्मविश्वास पर आधारित कहानी है, जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है और उसे लगता है कि ईश्वर उसकी बात को सुनेगा और उसकी समस्याओं को सुलझाएगा। आइए सीधे स्टोरी पर चलते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। द हाउस घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में एक ही था। यानी लेंचो का घर पूरी घाटी में, घाटी मतलब जो पर्वतों के बीच में खाली स्थान होता है जहाँ पर लोग रहते हैं। 2 पहाड़ के बीच में खाली स्थान जो होता है उसे घाटी कहते हैं, जहाँ पर रहने योग्य होता है, जहाँ पर हरे भरे मैदान होते हैं या नदियाँ बहती हैं, उस स्थान को घाटी कहते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो घर जो पूरी घाटी में एक ही था। सेट स्थापित था ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर। एक सबसे नीची पहाड़ी थी, छोटी पहाड़ी थी, उसकी सबसे ऊंची वाली चोटी पर वो घर स्थापित था। फ्रॉम हिज हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई देख सकता था। द रिवर, क्या देख सकता था? नदी दिखता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसलों के मैदान देखे जा सकते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो बिंदुओं के समान फूलों से लदे हुए थे। वो फसल जो फूलों से लदे हुए थे, जो बिंदु के समान दिखते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छे फसल के बारे में बताते हैं, जिसे पता चलता है कि उसकी फसल उस वर्ष बहुत अच्छी थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, एक ही वस्तु की पृथ्वी को आवश्यकता थी। वाज अ डाउन प्योर और एट लीस्ट अ सोवर, एक भारी बरसात हो जाए या हल्की सी बौछार पड़ जाए। यानी वहाँ पर जो फसल उगी हुई थी उसे बहुत थोड़ी चीज़ों की आवश्यकता थी, एक हल्के से बरसात की या जो है भारी बरसात हो जाए या बौछार पड़ जाए। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी अर्थ मतलब यहाँ पे फसल से है, उसकी फसल को थोड़े से बरसात की या सवर की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो
हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, यानी उस किसान का नाम लेंचो था जिसके फसल की बात की जा रही है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी फसल को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर और पूरब के बादलों को देखता रहा। यानी लेंचो जो अपने खेत से, अपनी फसल से भली बात परिचित था, वो उत्तर और पूरब के बादलों को देखता रहा। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि वहाँ पर घाटी में किसी प्रकार के और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, बादलों पर भरोसा था उसका। उसे उम्मीद था कि यदि बादल बनते हैं, बरसात होती है, तो उसकी फसल को पानी मिल जाएगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओ मैन। द मैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God's willing. Now we are really going to get some water, O man. अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। ओ मैन यानी अपनी पत्नी से वापस आकर के कहता है, जो लेंचो पूरे दिन उत्तर और पूरब के बादलों को देखता रहा, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, यानी हमें लगता है कि बरसात मिल जाएगा। द ओमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो औरत जो कि भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि ईश्वर ने चाहा, यानी ईश्वर ने चाहा तो बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। वाइल स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के निकट खेल रहा था। स्मॉलर वंस एक छोटा बच्चा था, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के निकट खेल रहा था। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम टू ऑल, तब तक कि इस औरत ने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने तुरंत भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, पानी के बड़े बड़े बूंद गिरने प्रारंभ हो गए। लेंचो ने बताया, खुश होकर के बताया कि पानी के बड़े बड़े बूंद गिरने प्रारंभ हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, विशाल बादलों का समूह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिया। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी, इससे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। उत्तर और पूरब जिधर लेंचो ने उम्मीदें लगाई थी, उधर के बादल उसे स्पष्ट दिख रहे थे जो इसकी फसल की तरफ आ रहे थे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन his body, and when he returned he exclaimed, the man went out for no other reason, वो आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वो अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का आनंद लेना चाहता था, उसे फील करना चाहता था। and when he returned, और जब वह वापस आया, he exclaimed, उसने खुश होकर के कहा, These are not raindrop falling from the sky, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, they are new coins, ये नए सिक्के हैं। लेंचो इतना खुश हो गया था कि पानी की बूंद को वो सिक्कों से तुलना कर रहा है। उसे लग रहा है कि पानी की बूंद नहीं, ये उसके लिए उसकी फसल के पैसे गिर रहे हैं, क्योंकि पानी मिल जाएगी फसल को तो फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी हुई तो उसका इनकम, उसके जो है उसके पास पैसे अच्छे होंगे, उसे बेचेगा, अच्छे पैसे कमाएगा। इसलिए खुश होकर के कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से गिरते हुए पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वेंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़े ड्रॉप हैं वो 10 सेंट के पीसेस के बराबर हैं, लिटिल वंस और 5, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के बराबर है। सेंट्स एक प्रकार की मुद्रा है जो विदेश में चलती है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अपनी व्याख्या से संतुष्ट होकर के, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह अपने फसलों की फूलों सहित प्रशंसा करने लगा। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जिस पर पानी की बूंदें पर्दे के समान बिछी हुई थी। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अपनी व्याख्या से संतुष्ट होकर के, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो अपने पके हुए फसल की प्रशंसा करने लगा। विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों सहित। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जिस पर पानी की बूंदें पर्दे के समान बिछी हुई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा का झोंका बहना प्रारंभ हो गया। एंड स्ट्रांग विद द रेन,
और बारिश के साथ साथ स्ट्रांग विद द रेन, बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े गिरने लगे, यानी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। दीज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में अब नए चांदी के सिक्के लग रहे थे, क्योंकि ऊपर से गिरता हुआ बर्फ का कलर भी बिल्कुल सफ़ेद होता है और चांदी भी उसी कलर की होती है। इसलिए वास्तव में लेखक कह रहा है कि दीज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्फ टू द रेन, बच्चों ने बारिश में अपने आप को खुला छोड़ दिया, यानी दौड़ कर गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, इस जमी हुई मोती को एकत्रित करने लगे। जब इस प्रकार से कोई पत्थर वगैरह आसमान से गिरता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो उसे इकट्ठा करने के चक्कर में बाहर निकल गए, उन्हें उसके द्वारा हुए नुकसान का कोई आभास नहीं था, वे बेहद खुश थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, दुखी होकर के कहा, ये वास्तव में बड़ा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि जल्दी से गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी वो पत्थर की बारिश घर पर हुई। द गार्डन, बगीचे में हुई। द हिल साइड, पहाड़ पर हुई। कॉर्न फील्ड, पकी हुई फसलों पर हुई। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में वो बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट, खेत इस प्रकार सफ़ेद हो गया, एज इफ इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे पूरा मैदान नमक से ढक लिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक भी पत्तियां शेष नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, फूल जो थे पौधों से टूटकर अलग हो चुके थे, निकल चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा होकर के सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहता है, वो बहुत निराश है क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अपने पुत्रों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट शुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यदि टिड्डों रूपी महामारी भी आ जाती, यानी टिड्डे भी खेत में पूरी तरीके से आ जाते, तो भी लेफ्ट मोर दैन दिस, इससे कुछ अधिक छोड़ जाते। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, लेंचो कहता है कि हमारा सारा काम किया हुआ नथिंग हो गया, कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके मन में केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से मदद ली जाए। जो कि पहले भी आप जानते हैं कि उस पूरी घाटी में एक ही घर था और इसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, कोई भी ऐसा नहीं था जो इसकी मदद कर सके। इसलिए पूरे परिवार को अब एक आशा थी कि ईश्वर उनकी मदद करें। सिंगल होप क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यदि पूरी तरह नुकसान हो जाए तो भी आपको अपसेट नहीं होना चाहिए। डोंट बी अपसेट, अपसेट ना हो यदि पूरी तरह सब कुछ नुकसान हो जाए। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से मरता नहीं है। ये लेंचो की एक फिलॉसफिकल लाइनें हैं, दार्शनिकता को दिखाती हुई और ईश्वर पर अटूट विश्वास दिखाता हुआ ये लाइन है, जो कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भूखा नहीं मरता है, ईश्वर सबकी रक्षा करता है, ईश्वर सबको भोजन देता है। ये लेंचो का अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस था। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी बस एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद ली जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसा कि वो निर्देश देख रहा था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यद्यपि वो अपनी अंतरात्मा से बहुत दुखी था, बहुत निराश था, फिर भी वो सब कुछ खुली बंद आंखों से भी देख रहा था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन यानी बैलों की तरह था, बैल जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में बैलों की तरह यानी जानवरों की तरह काम करता था।
बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, ये कैसे लिखा जाता है। यानी लेंचो लिखना और पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगैन टू राइट लेटर, वो एक पत्र लिखना प्रारंभ करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं टाउन ले जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र देने से कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं डालना चाहता आपके लिए। आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें, कुछ आपके लिए होमवर्क है, इसे पढ़िए, 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़िए, इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, और आपके लिए ये एक स्टैंजा आपके लिए मैं दे रहा हूँ, जिसमें से इसी में से आपको क्वेश्चन छांट करके लिखना है। द हाउस द ओनली से लेकर के कम फॉर डिनर तक। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड, हु इज़ द इट्स आथर। इसमें लेसन का नाम और इसके आथर का नाम पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है, विच हाउस इज रिफर टू इन दी लाइन्स, इन लाइनों में कौन से घर को बताया गया है, कौन से घर के बारे में बात की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थापित था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, उस घर से आप क्या क्या देख सकते थे, यानी उस ऊंचाई से आप क्या क्या देख सकते थे। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रस्ट मीन, इंटायर और क्रस्ट इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस पहले वाले पैसेज के अंतर्गत मिल जाएंगे आपको। आप इस पैसेज को पढ़िएगा पूरे और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन ढंग से इसे छांट कर लिख पाएंगे, और निश्चित रूप से आप कमेंट में बताइए कि आपने इसे किया, आपको ये लेसन कैसा लगा। यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर जो है कमेंट में बताएं या कांटेक्ट करके बात कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।